एक आम दिन की कल्पना करते हैं। जी। कोई भी इंसान बस आराम से बैठा है और अपने फोन पर सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, जो कि आजकल हम सभी का डिफॉल्ट रूटीन है। बिल्कुल। तो वो इंसान मीम्स देख रहा है, दोस्तों की तस्वीरें लाइक कर रहा है और अचानक स्क्रीन पर एक बेहद चमकीला ग्राफिक फ्लैश होता है। बैकग्राउंड में लहराता हुआ तिरंगा है, छाती पर हाथ रखे एक स्कूली बच्चे की तस्वीर है और लाल रंग की परछाई के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अनिवार्य। ओह, वो लाल रंग वाला टेक्स्ट। हाँ, और इस ग्राफिक को देखते ही मतलब दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? यही ना कि ये सरकार का कोई नया बहुत ही सख्त आदेश है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई इमरजेंसी है। सही कहा। लगता है कि कोई नया कानून पास हो गया है जिसे तुरंत मानना जरूरी है। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव का जो स्रोत है वो एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करता है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि आज हम किसी सरकारी राजपत्र या किसी लीगल डॉक्यूमेंट का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं जिसका नाम है नए राष्ट्रगान जनादेश के लिए प्रोटोकॉल। और ये कोई कानून नहीं है बल्कि ये एक विजुअल कॉम्पोजिशन का दिशा निर्देश है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये एक डिजाइन ब्रीफ है। एक डिजाइन ब्रीफ मतलब ये बता रहा है कि उस ग्राफिक को बनाना कैसे है। बिल्कुल। ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि उस देशभक्ति और इस घबराहट को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक एक्सरे किसी इंसान की त्वचा के नीचे छिपी असली हड्डियों और ढांचे को दिखा देता है ना। हाँ, वो अंदर का स्ट्रक्चर दिखा देता है। एकदम सही। तो ये स्रोत हमें उस मनोवैज्ञानिक ढांचे को दिखा रहा है जिसका इस्तेमाल इन सूचनाओं को गढ़ने में होता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, आपकी ये एक्सरे वाली तुलना ना इस स्रोत की प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सूचनाएं पारदर्शी होती हैं, कि जो दिख रहा है वही सच है। हाँ, कि जो तथ्य हैं वे बस वैसे ही सीधे तौर पर पेश कर दिए जाते हैं। लेकिन ये डिजाइन ब्रीफ हमें पर्दे के पीछे ले जाता है। ये साबित करता है कि किसी भी नियम या जनादेश को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि उसे एक विशेष भावनात्मक आवरण में कह सकते हैं कि पैक किया जाता है। हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि कैसे रंग, आकृतियां और लेआउट मिलकर मानव मस्तिष्क के साथ एक खेल खेलते हैं। और यहाँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। चूंकि ये विषय राष्ट्रगान, देशभक्ति के प्रतीकों और सरकारी जनादेशों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जो कि बहुत ही संवेदनशील विषय माने जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये बता देना जरूरी है कि इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा पर टिप्पणी करना नहीं है। एकदम सही। हम यहाँ राजनीति डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इस बहस में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले कि कोई नियम सही है या गलत। हमारा ध्यान पूरी तरह से उस मनोवैज्ञानिक मशीनरी और डिजाइन रणनीति पर केंद्रित रहेगा जो इस स्रोत में दी गई है। मतलब हमारा काम सिर्फ ये समझना है कि इंसानी दिमाग इस तरह की विजुअल जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। और ये एक बहुत ही आवश्यक स्पष्टीकरण है। किसी भी विश्लेषक के लिए ना जानकारी को उसके राजनीतिक शोर से अलग करके देखना ही सबसे पहला कदम होता है। सही बात है। तो अगर हम इस डिजाइन ब्रीफ के सबसे बुनियादी और सबसे बड़े हिस्से से शुरू करें, जो कि इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड है, तो स्रोत में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी वो पढ़े, बहुत स्पेसिफिक है। बिल्कुल। निर्देश ये है कि बैकग्राउंड में भारत माता या तिरंगे की एक उच्च गुणवत्ता वाली और बेहद जीवंत यानी वाइब्रेंट तस्वीर होनी चाहिए। वाइब्रेंट होनी चाहिए, डल नहीं। उसे पेशेवर, देशभक्तिपूर्ण और अति आवश्यक रखने का निर्देश दिया गया है। अति आवश्यक मतलब अर्जेंट। ये पृष्ठभूमि वाला हिस्सा ना मुझे किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के ओपनिंग सीन की याद दिलाता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब कोई फिल्म शुरू होती है तो बिना एक भी डायलॉग बोले सिर्फ लाइटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और रंगों के जरिए निर्देशक दर्शक को यह बता देता है कि फिल्म का मूड क्या है। हाँ, ये तो है। विजुअल स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। अगर रंग डार्क है तो हमें पता चल जाता है कि कोई थ्रिलर है। अगर वाइब्रेंट है तो कुछ भव्य होने वाला है। ये डिजाइन भी ठीक वही कर रहा है, वो एक मूड सेट कर रहा है। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन मुझे इस निर्देश के एक विशेष शब्द पर थोड़ी आपत्ति है, या कहूं कि मुझे थोड़ा अजीब लगा। स्रोत में अति आवश्यक या अर्जेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अर्जेंट। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मतलब एक राष्ट्रगान का नियम, राष्ट्रगान तो हमारी ऐतिहासिक विरासत है ना, एक ठहराव और सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल, वो एक श्रद्धा का विषय है।
तो फिर इसमें इमरजेंसी या तात्कालिकता वाली भावना क्यों जोड़ी जा रही है? ये कोई टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब तो नहीं है जिसे तुरंत डिफ्यूज करना हो? देखिए, ये एक बहुत ही पैनी और आलोचनात्मक दृष्टि है, और यही वो जगह है जहां मनोविज्ञान का असली खेल शुरू होता है। अच्छा। ये सच है कि राष्ट्रगान का संबंध विरासत से है, लेकिन जब आप पेशेवर और अति आवश्यक इन दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो आप बेसिकली देखने वाले के संज्ञानात्मक तंत्र को हाईजैक कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव सिस्टम को हाईजैक करना, ये थोड़ा डरावना लग रहा है। डैनियल कैनेमन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने बताया है कि हमारे सोचने के दो तरीके होते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। ओके। सिस्टम 1 बहुत तेज, स्वचालित और भावनात्मक होता है, और सिस्टम 2 जो है वो धीमा, तार्किक और विश्लेषणात्मक होता है। अच्छा, मतलब सिस्टम 1 वो है जो हमें कहीं आग लगने पर तुरंत वहां से भागने के लिए कहता है, और सिस्टम 2 वो है जो ये सोचता है कि आग बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए। अरे वाह, बिल्कुल सटीक उदाहरण। अब जब कोई ग्राफिक अति आवश्यक टोन का इस्तेमाल करता है ना, तो वो देखने वाले के सिस्टम 2 को पूरी तरह से बंद कर देता है। मतलब सोचने समझने की क्षमता को बाईपास कर देता है। एकदम। तात्कालिकता हमारे दिमाग के एमिगडाला को ट्रिगर करती है, जो खतरे और अलर्ट का केंद्र है। जब इंसान के अंदर ये अर्जेंसी पैदा होती है तो वो ये सवाल नहीं पूछता कि ये नियम कब बना, या फिर ये नियम तार्किक है भी या नहीं। हाँ, वो बस ये सोचता है कि मुझे तुरंत उसका पालन करना होगा वरना कुछ गलत हो जाएगा। इसके अलावा वो जो प्रोफेशनल शब्द है ना, वो ये सुनिश्चित करता है कि ये ग्राफिक किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा हल्का ना लगे, वो ऑथेंटिक लगे। ये देखने वाले को एक खास भावनात्मक स्थिति में ला रही है, एक बेस बना रही है। लेकिन सिर्फ भावनाएं किसी को कोई विशिष्ट काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। मतलब दिमाग को फोकस करने के लिए एक बिंदु चाहिए होता है, एक मानवीय चेहरा चाहिए होता है। बिल्कुल, एक एंकर चाहिए होता है। और ये बात हमें इस ब्लूप्रिंट के अगले और बहुत ही दिलचस्प हिस्से तक ले जाती है। स्रोत के अनुसार इस डिजाइन के बाएं हिस्से में एक स्कूली छात्र या किसी शिक्षक का कटआउट लगाना है। ये बहुत स्पेसिफिक निर्देश है। हाँ, और उस कटआउट में उनका हाथ उनकी छाती पर होना चाहिए, जैसे वे पूरे सम्मान के साथ गा रहे हों। अब यहाँ मेरा सवाल यह है कि शिक्षा प्रणाली को ही क्यों चुना गया? ये सोचने वाली बात है। मतलब अगर आपको देशभक्ति और नियम का पालन दिखाना ही था तो किसी सैनिक या किसी बड़े नेता की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई? इसके पीछे जो विज्ञान है ना, उसे मनोविज्ञान में मॉडलिंग या सोशल प्रूफ कहा जाता है। मॉडलिंग? फैशन वाली मॉडलिंग नहीं ना? नहीं। अल्बर्ट बंडूरा जैसे मनोवैज्ञानिकों ने दशकों पहले ये साबित किया था कि इंसान देखकर सीखते हैं। ओके। लेकिन हम किससे सीखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी सैनिक की तस्वीर लगाते हैं तो आम नागरिक उसे एक बाहरी शक्ति या एक गार्ड के रूप में देख सकता है। हाँ, क्योंकि सैनिक का काम ही सुरक्षा करना। बिल्कुल। आम नागरिक खुद को उससे पूरी तरह नहीं जोड़ पाता, लेकिन एक छात्र, एक स्कूली बच्चा, वो समाज के सबसे मासूम और अनुशासित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ओह, अब मैं समझ रही हूँ। स्कूल वो जगह है जहाँ हम सब ने कतार में खड़े होना और नियम मानना सीखा है। हाँ, हमारा बेस वही बनता है। तो ये एक तरह से हमारे बचपन की उस कंडीशनिंग को वापस जगाने की कोशिश है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म अपराध बोध या कहूं कि गिल्ट का फैक्टर भी शामिल है। गिल्ट? वो कैसे? जब एक वयस्क व्यक्ति किसी बच्चे को छाती पर हाथ रखे पूरी निष्ठा के साथ एक नियम का पालन करते हुए देखता है, तो उसके अवचेतन मन में ये संदेश जाता है कि अगर एक मासूम बच्चा इतनी निष्ठा दिखा सकता है तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। बाप रे, ये तो बहुत ही डीप है ना? ये देखने वाले को एक आदर्श व्यवहार दिखाता है। ये सिर्फ इतना नहीं कह रहा है कि नियम क्या है, बल्कि ये दिखा रहा है कि एक अच्छे इंसान को इस नियम पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और छाती पर हाथ रखना अपने आप में एक बहुत मजबूत विजुअल है। ये केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, ये दिल से जुड़े होने का, एक तरह के समर्पण का सार्वभौमिक प्रतीक है। बिल्कुल, ये सीधा इमोशंस पर वार करता है। तो एक तरफ हमारे पास ये छात्र है जो एक भावनात्मक और नैतिक लंगर का काम कर रहा है, लेकिन जब नजरें इस तस्वीर से हटकर डिजाइन के दाएं हिस्से की तरफ बढ़ती हैं, तो ये डिजाइन ब्रीफ अचानक से बहुत ही आक्रामक हो जाता है। हाँ, टोन एकदम बदल जाती है। स्रोत के निर्देश के अनुसार नए नियम और 6 छंद अनिवार्य, इन शब्दों को बोल्ड, उच्च कंट्रास्ट वाले पीले या सफेद रंग में लिखने को कहा गया है। और इसके साथ एक और डिटेल है। हाँ, वही सबसे खास बात है।
इन शब्दों के पीछे एक लाल रंग की परछाई यानी रेड शैडो होनी चाहिए। मुझे इस लाल परछाई वाले हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करनी है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही चालाकी भरा निर्देश लगता है। ये हिस्सा टाइपोग्राफी और विजुअल हायरार्की का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। आमतौर पे जब आप टेक्स्ट के बारे में सोचते हैं तो लाल रंग की परछाई का आपके दिमाग पर क्या असर होता है? अगर हम आज के मीडिया परिदृश्य को देखें तो ये मुझे सीधे वो जो 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल है ना, उनकी याद दिलाता है। हाँ, वो नीचे जो पट्टी चलती रहती है। बिल्कुल, वो लगातार चलने वाला ब्रेकिंग न्यूज़ का टिकर। लाल रंग स्क्रीन पर सिर्फ रंग नहीं होता, वो एक अलार्म होता है। न्यूज़ चैनल इस लाल रंग का इस्तेमाल किसी बहुत ही सामान्य सी खबर को भी, मतलब जैसे दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसी सनसनी बनाकर पेश करने के लिए करते हैं। एकदम सही है, वो एक पैनिक क्रिएट करते हैं। हाँ, ये दर्शकों के दिमाग को एक लगातार चलने वाली कम स्तर की एंग्जाइटी या घबराहट में रखता है। तो जब अनिवार्य जैसे भारी शब्द के पीछे लाल परछाई डाली जाती है तो वो शब्द पढ़ने के लिए नहीं रह जाता, वो एक सायरन बन जाता है। देखिए, विकासवादी जीव विज्ञान यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी इस बात का पूरा समर्थन करता है। अच्छा, एवोल्यूशन का भी रोल है इसमें? बिल्कुल। हजारों सालों के विकास में इंसान की आंखें लाल रंग के प्रति सबसे तेज प्रतिक्रिया देने के लिए विकसित हुई हैं। ये खून का रंग है, खतरे का रंग है, जहरीले जानवरों का रंग है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हाँ, हमारा विजुअल कॉर्टेक्स किसी भी अन्य रंग से पहले लाल रंग को प्रोसेस करता है। और पीला रंग भी तो चेतावनी के निशानों में इस्तेमाल होता है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। बिल्कुल। अब जरा उस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचिए। जब आप पीले या सफेद जैसे बेहद चमकीले रंग को एक लाल पृष्ठभूमि या परछाई के साथ मिलाते हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट इतना तेज होता है कि वो आंखों पर एक तरह का विजुअल हमला करता है। मतलब वो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता? एकदम नहीं। डिजाइन की भाषा में जो सेरिफ फॉन्ट होते हैं, जैसे जो अखबारों में होते हैं, वे पारंपरिक और शांत लगते हैं। लेकिन बोल्ड और बिना सेरिफ वाले फॉन्ट, जिन्हें पीले और लाल रंग में रंगा गया हो, वे आधुनिक, आक्रामक और चिल्लाते हुए महसूस होते हैं। जैसे वो आप पर चीख रहे हो। हाँ, 6 छंद अनिवार्य, ये कोई अनुरोध नहीं है। जब दिमाग इस उच्च कॉन्ट्रास्ट को देखता है तो वो पढ़ने से पहले ये तय कर लेता है कि यह कोई बहुत ही गंभीर आदेश है जिसका उल्लंघन करना खतरनाक हो सकता है। ये तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। मतलब एक तरफ छात्र की तस्वीर है जो शांति, सम्मान और स्वेच्छा से किए गए समर्पण को दर्शाती है। एक सॉफ्ट अप्रोच। हाँ, और ठीक उसके बगल में ये लाल और पीला टेक्स्ट है जो अथॉरिटी, डर और अनिवार्यता का डंडा चला रहा है। दिमाग एक ही समय में श्रद्धा और डर दोनों को महसूस कर रहा है। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड डिजाइन है। लेकिन इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा है, वो तो अभी आना बाकी है। हाँ, वो छोटे वाले आइकन्स। बिल्कुल। स्रोत में एक निर्देश ये भी है कि इस पूरे डिजाइन में कोई छोटा सरकारी आइकन शामिल किया जाना चाहिए, जैसे वो खंभों वाली इमारत का इमोजी होता है ना। हाँ, वो जो पिलर्स वाला होता है। हाँ, या फिर बैकग्राउंड में किसी अखबार की कटिंग की हेडलाइन होनी चाहिए और इसके पीछे का कारण स्रोत में बड़ी बेबाकी से लिखा गया है ताकि इसे प्रामाणिकता और ब्रेकिंग न्यूज की वाइब्स दी जा सकें। देखिए, ये वो जगह है जहां ये डिजाइन ब्रीफ पूरी तरह से सूचना युद्ध या इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। प्रामाणिकता की वाइब्स, इस एक छोटे से वाक्यांश में बहुत कुछ छुपा है। जब मैंने ये वाइब्स वाला हिस्सा पढ़ा ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत इंटरनेट के ब्लू टिक की छवि उभर आई। वो जो वेरीफाइड बैज होता है। हाँ, वही। देखिए, इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां हर कोई झूठ बोल सकता है। एक आम इंसान इंटरनेट की जानकारी पर स्वाभाविक रूप से अविश्वास करता है। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल, हम हर चीज पर शक करते हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर किसी प्रोफाइल या पोस्ट के आगे वो छोटा सा नीला टिक देखते हैं तो अचानक से क्या होता है, हमारा सारा अविश्वास खत्म हो जाता है। हम उसे सच मान लेते हैं। हाँ, हम बिना सवाल किए मान लेते हैं कि ये अकाउंट असली है, इसकी बात में वजन है। वो छोटा सा सरकारी आइकन या इमारत वाला इमोजी भी बिल्कुल उसी ब्लू टिक की तरह काम कर रहा है। ये हमारे दिमाग को ये विश्वास दिलाने का एक शॉर्टकट है कि ये सरकार की तरफ से है, इसलिए ये सच ही होगा। आपका ये ब्लू टिक का उदाहरण ना इस स्थिति को पूरी तरह से डिकोड कर देता है। मनोविज्ञान में इस शॉर्टकट को ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक्स? हाँ, हमारा दिमाग मूल रूप से बहुत आलसी होता है। ये तो है। वो हर जानकारी को परखने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए वो प्रतीकों पर निर्भर करता है। जब दिमाग उस इमारत वाले आइकन को देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि क्या सच में किसी मंत्रालय ने ये ग्राफिक जारी किया है।
वो क्रॉस चेक नहीं करता। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय दिमाग ये मान लेता है कि यहाँ एक सरकारी प्रतीक है, इसका मतलब इसके पीछे एक पूरी नौकरशाही और कानूनी प्रक्रिया रही होगी। इसे कृत्रिम प्रामाणिकता या मैन्युफैक्चर्ड ऑथेंटिसिटी कहते हैं। मतलब प्रामाणिकता पहले से मौजूद नहीं है, बल्कि उस डिजाइन के जरिए उसे गढ़ा जा रहा है, उसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ठीक यही बात है। और ये सिर्फ आइकन तक सीमित नहीं है। स्रोत में जो अखबार की कटिंग की हेडलाइन शामिल करने का सुझाव दिया गया है ना, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अखबार का क्या रोल है इसमें? ऐतिहासिक रूप से अखबारों को सत्य और स्थापित तथ्यों का माध्यम माना जाता रहा है। कोई चीज छप गई मतलब वो सच है। ये तो बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है। मतलब अगर कोई नया नियम कल ही बना है या शायद बना ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसे किसी फटे पुराने अखबार के कटिंग वाले विजुअल के साथ पेश करते हैं तो क्या होता है? तो देखने वाले को लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो एक स्थापित सच है जो समाज में बहुत पहले से मौजूद है। बिल्कुल सही। आप उस जानकारी को एक ऐतिहासिक वजन दे रहे हैं। अब देखिए, जब आप इन सभी तत्वों को एक साथ जोड़ते हैं, वो देशभक्ति का वाइब्रेंट बैकग्राउंड जो भावनाओं को जगाता है, वो छात्र जो आदर्श व्यवहार का सोशल प्रूफ देता है, हाँ, वो लाल और पीला टेक्स्ट जो तात्कालिकता का अलार्म बजाता है, और आखिर में वो अखबार की कटिंग या सरकारी आइकन जो एक कृत्रिम प्रामाणिकता की मुहर लगा देता है। एकदम। तो आप सिर्फ एक पोस्टर नहीं बना रहे होते हैं, आप एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा विजुअल जाल बना रहे होते हैं जिसमें देखने वाले के पास सवाल उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये तर्क को दरकिनार करके सीधे अनुपालन यानी कंप्लायंस की मांग करता है। बाप रे! तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो इसका असल अर्थ क्या निकलता है? ये एक जरूरी सवाल है। मुझे लगता है कि ये डीप डाइव सिर्फ एक डिजाइन के दिशा निर्देशों तक सीमित नहीं है। ये आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करता है कि सूचनाएं हमारे सामने कैसे परोसी जाती हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत में वो एक्सरे वाली तुलना की थी ना? हाँ, वो ढांचे वाली बात। वो एक्सरे हमें दिखाता है कि एक ग्राफिक डिजाइनर के कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद कुछ पिक्सेल, कुछ रंग और कुछ कटआउट मिलकर कैसे एक जनादेश का भ्रम पैदा कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि जो जानकारी हमें आधिकारिक, सख्त और तत्काल लगती है, हो सकता है कि वो असल में सिर्फ रंगों और प्रतीकों का एक बहुत ही चालाकी से बुना गया मनोवैज्ञानिक मायाजाल हो। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। देखिए, मीडिया साक्षरता यानी मीडिया लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई खबर झूठी है या सच्ची। तो और क्या है? इसका असली मतलब ये समझना है कि उस खबर या उस जानकारी को किस लिफाफे में पैक करके आपको दिया जा रहा है। लिफाफे की पैकेजिंग। हाँ, उस लिफाफे का रंग, उसका फ़ॉन्ट, उसकी प्रतीक, ये सब आपके दिमाग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस जानकारी पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब तक हम उस लिफाफे की बनावट को नहीं समझेंगे, हम सूचनाओं के असली प्रभाव को कभी डिकोड नहीं कर पाएंगे। और ये बात आज के हमारे एक अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाती है। सूचनाओं के इस भारी शोरगुल के बीच जब हर दिन स्क्रीन पर कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या अति आवश्यक जनादेश फ्लैश होता है, जो कि रोज ही होता है, हाँ, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगली बार जब किसी स्क्रीन पर कोई देशभक्ति से ओतप्रोत छवि, किसी मासूम चेहरे का कटआउट और लाल रंग में रंगा कोई कड़ा निर्देश नजर आए, तो एक पल के लिए रुकना जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्या वो तेज धड़कन, वो घबराहट या वो तात्कालिकता सच में उस जानकारी के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, या फिर वो प्रतिक्रिया सिर्फ उस लाल रंग की परछाई, उस सरकारी आइकन और उस छाती पर रखे हाथ के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का नतीजा है? क्या हम असल में तथ्यों का सामना कर रहे हैं, या जाने अनजाने में ही सही डिजाइनरों द्वारा बनाए गए ब्रेकिंग न्यूज वाइब्स और कृत्रिम प्रामाणिकता का शिकार हो रहे हैं? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी स्क्रीन को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज के डीप ड्राइव में बस इतना ही। सूचनाओं के इस महासागर में गोते लगाते रहिए और सबसे जरूरी बात, सवाल पूछते रहिए। मिलेंगे अगली बार।